एक ऐसा कातिल जो सिर्फ खून नहीं करता था बल्कि पुलिस को खुद चैलेंज करता था। हर मर्डर एक पहेली, हर लाश एक संदेशा। चंद्रकांत, एक शैतान जो सिस्टम की कमजोरी का जीता जागता तमाशा बना। पुलिस स्टेशन के बाहर लाशें फेंकने वाला ये कातिल इतने अरसे तक पकड़ा क्यों नहीं गया? और जब उसका असली चेहरा सामने आया तो जो सच खुला वो और भी ज्यादा हैरत अंगेज था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि आज भी सिस्टम वैसे ही चल रहा है। क्या कोई नया चंद्रकांत फिर से जन्म ले रहा है? दिल्ली की एक कहानी जो सिर्फ एक कातिल की दास्तां नहीं बल्कि पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कमजोरी को एक्सपोज करती है। चंद्रकांत, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल केस स्टडी भी है। इस केस ने दिखाया कि किस तरह एक सिस्टम लूप होल से भरा हो तो एक कातिल कई सालों तक आजाद घूम सकता है। आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि एनालिसिस करेंगे ये सब कैसे मुमकिन हुआ। सबसे पहले चंद्रकांत का पास समझना जरूरी है। 1978 बिहार का एक छोटा गांव गोसिया। बचपन से ही उसने वायलेंस देखा। ये कॉमन पैटर्न है, कई सीरियल किलर्स का पास ट्रॉमेटिक होता है। FBI के मुताबिक 70% सीरियल किलर्स का चाइल्डहुड अब्यूजिव या निग्लेक्टफुल होता है। साइकोलॉजी के मुताबिक ऐसे लोग या तो खुद विक्टिम बनते हैं या एक दिन प्रेडेटर। चंद्रकांत ने दूसरा रास्ता चुना। अगले कुछ सालों में चंद्रकांत दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। यहाँ एक और पैटर्न समझना जरूरी है। उसके सारे विक्टिम्स माइग्रेंट वर्कर्स थे जो या तो अनएम्प्लॉयड थे या सोशल सपोर्ट सिस्टम से कट चुके थे। ये एक और कॉमन ट्रेट है। सीरियल किलर्स वल्नरेबल लोगों को टारगेट करते हैं जिनके गुम होने पर किसी को फर्क नहीं पड़े। FBI के मुताबिक कई सीरियल किलर्स ऐसे विक्टिम्स को चुनते हैं जो मार्जिनलाइज्ड होते हैं जिससे इन्वेस्टिगेशन मुश्किल हो जाए। 2003 से 2007 तक चंद्रकांत एक अजीब तरीके से काम करता है। वो नए दोस्तों का ट्रस्ट जीतता है, उनके साथ रहता और फिर छोटी सी बात पर उनका गला घोंट देता। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग बात समझनी जरूरी है। सिर्फ मारना उसका मोटिव नहीं था, उसके लिए असल थ्रिल पुलिस को चैलेंज करना था। हर मर्डर के बाद वो लाश के टुकड़े करता और तिहाड़ जेल के सामने फेंक देता। ये सिर्फ एक कातिल का काम नहीं था, एक डेलिब्रेट ताना था सिस्टम के लिए। चंद्रकांत पुलिस के सामने अपनी प्रेजेंस महसूस करवाना चाहता था। ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिससे टॉन्टिंग द अथॉरिटीज कहा जाता है, जो कई हाई प्रोफाइल सीरियल किलर्स जैसे जैक द रिपर और ज़ोडिएक किलर में देखा गया था। मगर ये सब पॉसिबल कैसे था? क्या पुलिस को एक भी क्लू नहीं मिला या एक भी विक्टिम कभी नहीं भागा? ये सब इतना आसान क्यों था? चलिए एक एक करके इसकी मजीद गहराई में जाते हैं। पहले नंबर पे हम देखेंगे पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम की नाकामी। चंद्रकांत एक लो प्रोफाइल लेबर था। इसका मतलब था कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं होती। जब भी पुलिस किसी सस्पेक्ट को पकड़ती है तो एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होना चाहिए जिसमें हर रिकॉर्ड अवेलेबल हो। लेकिन उस वक्त इंडिया में ऐसा सिस्टम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं था। अगर बायोमेट्रिक ट्रैकिंग या AI बेस्ड मॉनिटरिंग होती तो क्या ये क्राइम इतना लंबा चलता? यूरोपोल और इंटरपोल जैसी एजेंसीज आज बायोमेट्रिक और डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स यूज करती हैं जिससे ऐसे क्रिमिनल्स को ट्रेस किया जा सके। इंडिया में ये सिस्टम तब नहीं था। दूसरे नंबर पे इसका रिस्पॉन्सिबल है जुडिशरी का स्लो रिस्पॉन्स। 1998 में पहली बार चंद्रकांत को एक मर्डर अटेम्प्ट के लिए अरेस्ट किया गया, लेकिन एविडेंस कमजोर था और उसे सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। अगर पहला केस अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट होता तो क्या चंद्रकांत सीरियल किलर बनता? ये एक और सबक है। इंडियन जुडिशरी का एक मसला है कि केसेस जल्दी प्रोसेस नहीं होते। 1998 में अगर सॉलिड एविडेंस होता तो शायद ये कहानी कभी शुरू ही ना होती। NCRB के मुताबिक इंडिया में मर्डर केसेस का कन्विक्शन रेट सिर्फ 44% है, जो दिखाता है कि जस्टिस सिस्टम में कितनी डेफिशिएंसीज हैं। तीसरे नंबर पे है सीरियल किलर की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का ना होना। FBI और स्कॉटलैंड यार्ड जैसे एजेंसीज हर सीरियल किलर का एक बिहेवियरल पैटर्न एनालाइज करते हैं, जहां चंद्रकांत का भी एक पैटर्न था।
नए दोस्तों का ट्रस्ट जीतकर फिर उनको मार देना। लेकिन उस वक्त इंडिया में प्रॉपर क्रिमिनल प्रोफाइलिंग सिस्टम नहीं था। अगर होता तो पुलिस उसका पैटर्न पहले ही समझ सकती थी और चंद्रकांत पहले ही पकड़ा जा सकता था। इंडिया का पहला बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट 2014 में सेटअप हुआ, जबकि चंद्रकांत 2007 में अरेस्ट हो चुका था। यह दिखाता है कि तब ऐसे क्रिमिनल्स का पैटर्न समझने के लिए एडवांस टेक्निक्स नहीं थी। एक और शॉकिंग बात ये है कि चंद्रकांत ने पुलिस को डायरेक्टली प्रोवोक किया। हर मर्डर के बाद लाश के टुकड़े जेल के सामने फेंकता। ये एक पावर गेम था। ये दिखाता है कि किस तरह एक क्रिमिनल साइकोलॉजिकली सिस्टम से खेलता है। ये सिर्फ क्राइम नहीं था, ये एक वॉर थी जो चंद्रकांत पुलिस से जीतना चाहता था। यही पैटर्न रिचर्ड रेमिरेज और टेड बनी जैसे सीरियल किलर्स में भी देखा गया है। 2007 में एक विक्टिम भाग गया और उसने पुलिस को चंद्रकांत का ठिकाना बता दिया। सिर्फ एक गलती से एक डेंजरस किलर पकड़ा गया। ये दिखाता है कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम्स कितने ज्यादा रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं। क्या अगर कोई सर्वाइवर ना होता तो शायद चंद्रकांत आज भी पुलिस का मजाक उड़ा रहा होता। आज की असल हकीकत 2008 में चंद्रकांत को डेथ पेनल्टी मिली, जो 2013 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये केस सिर्फ एक चंद्रकांत का है या आज भी ऐसे सीरियल ऑफेंडर सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठा रहे हैं। NCRB के मुताबिक इंडिया में हर साल 30,000 से ज़्यादा लाशें अनआइडेंटिफाइड मिलती हैं। क्या ये किसी नए सीरियल किलर का काम हो सकता है? अगर हम हिस्ट्री देखें तो कई ऐसे केसेस मिलेंगे जहां जुडिशरी और पुलिस की दहशतनाक नाकामियां सामने आई हैं। निर्भया केस, पुरारी डेथ्स, स्टोनमैन मर्डर्स, हर जगह एक कॉमन पैटर्न है। सिस्टम इतना स्लो है कि सिर्फ तब रिएक्ट करता है जब नुकसान हो चुका होता है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम सिस्टम के इन लूपहोल्स को कभी बंद कर पाएंगे या नए कातिल इसी सिस्टम का फायदा उठाकर नए क्राइम्स प्लान करते रहेंगे। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये वेकअप कॉल है। अगर ये फ्लॉज ठीक ना किए गए तो शायद कल फिर कोई और चंद्रकांत कभी सामने आ जाए।